हेलो बच्चों। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम चौथा टॉपिक लेके आ रहे हैं। चौथा टॉपिक पांचवा टॉपिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका मैटर अभी नहीं कंप्लीट हो पाया है, ये कल हो जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियर आज हम कर देते हैं, ठीक है। इस पर आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक एटम से मिलेगा, एक न्यूक्लियर से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट permitted Bohr orbit of the electron in hydrogen atom equals 0.51 angstrom and its ground state energy equals minus 13.6 electron volt. If the electron in the hydrogen atom is replaced by mu1, charge is same as electron and mass is 20 times me. First Bohr radius and the ground state energy will be. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको बताया, आपको फार्मूला याद होना ज़रूरी है। जैसे हमें याद है कि एनर्जी होती है माइनस जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर एम ई का पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एनर्जी है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए पूछ रहा है, N1 रख देंगे। हाइड्रोजन है, Z1 रख देंगे। हाइड्रोजन लाइक होता तो जेड की वैल्यू वहाँ रखते हैं हम लोग, ठीक। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, केवल मास की चेंज होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कह रहा सेम ही होगा, जो म्यू1 से रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही चार्ज है, केवल मास में अंतर आएगा, ठीक। और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। फिर ऐसे रेडियस क्या होता है बेटा, एन स्क्वायर बाई जेड, और जो वैल्यू आती है वो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान पाई एम ई स्क्वायर। तो चार्ज तो वही है, बाकी ये कांस्टेंट सब कांस्टेंट, तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एम आ जाएगा, और यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू एम आ जाएगा, ठीक। तो जिससे अब आप इसे टैली कराओगे तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, थर्ड ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए बस। केवल आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख लिया 13.6, ठीक। और इसमें इसकी वैल्यू रख दी कितनी, 0.529। आप ये याद करते हैं, एन स्क्वायर बाई जेड 0.529। तो इससे काम बन ना पाएगा, क्योंकि मास ये रिप्लेस हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, 207 ई आ जाएगा, 207 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पहले वाले रेडियस में 207 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड आएगा, ठीक है। ओके, क्या बताया हमने, हम ये बता रहे हैं कि जो हम लोग फार्मूला रखते हैं एन स्क्वायर बाई जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम रेडियस केस में, और इसमें माइनस जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस फार्मूले में हमें डीप में जाना है कि फार्मूला 13.6 जगह पे है क्या, मास है, चार्ज है, क्या क्या चीज़ है, ठीक। ऐसे देखिए रेडियस में जाना होगा, तो इससे जब आप करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in the Balmer series is lambda. The shortest wavelength in the bracket series is, चलिए चलते हैं। तो देखिए ये कोई भी क्वेश्चन इस तरह आता है तो आपको एक फार्मूला पता है, 1 अपान लेमडा इक्वल टू आर, 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर लाइमन सीरीज के लिए, जहाँ एन स्टार्ट करेगा 2 3 4 5, ठीक। ऐसे बामर के लिए क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, बामर के लिए 1 अपान लेमडा इक्वल टू 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर। लेकिन अब एन कहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 3 4 5 6। तो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज है लेमडा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम हो। देखिए लेमडा को जब निकालेंगे तो डेल्टा ई ऐसे आता है, एक फार्मूला ये भी है, 1 2 3 4 5 अपान डेल्टा ई। तो जिसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज निकालना हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज पता है। तो बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, जब हम इन्फिनिटी से इसको मतलब लिमिट ऑफ द सीरीज, तो क्या कह रहा है, 1 अपान लेमडा इक्वल टू, बामर लिख दे रहा है पहचानने के लिए, इक्वल टू आर 1 अपान 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान इन्फिनिटी स्क्वायर। तो लेमडा बी कितना हो गया, 4 बाई आर।
इसी को लेमडा कहा है। यही कह रहा है कि अब ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, 1 लेमडा ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा r 1/3 पास्चन ब्रैकेट फोर्थ होता है, ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 1/n², n स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप टू इन्फिनिटी। तो शार्टेड वेवलेंथ यहाँ भी कह रहा है, तो यहाँ भी n कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो 1 लेमडा वी आर कितना हो जाएगा ब्रैकेट के लिए, r/16 हो जाएगा। ये हो गया r/4 इंटू r 1/4, या ऐसे कर लें, लेमडा बी आर निकाल ही लें, कितना हो जाएगा 16/r, और 4/r क्या था, 4/r क्या था, लेमडा बामर, तो ये 4 टाइम्स लेमडा बामर कितना था, लेमडा, तो 4 टाइम्स लेमडा हो गया, तो ऑप्शन कौन सही हो गया, सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, सम एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल आर शोन इन द फिगर विद देयर वेवलेंथ्स ऑफ ट्रांजिशंस, देन। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया जिसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें वेवलेंथ कम आएगा, यही इसमें क्वेश्चन की खास बात है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, लेमडा 3 बड़ा है लेमडा 2, लेमडा 1 बराबर लेमडा 2, ऐसा कुछ कह रहा है, तो किसी एक को तो निकालना पड़ेगा आपको, तभी आइडिया लगेगा। जैसे हम निकालते हैं लेमडा 2 निकालते हैं, तो लेमडा 2 में कितना डिफरेंस आ रहा है, ई का डिफरेंस आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/e आ जाएगा। अगर लेमडा 1 निकालें तो कितना डिफरेंस आएगा बेटा, 5e/2 और 4e का 1.5e का आ जाएगा, ठीक। तो लेमडा प्रोपोर्शनल 1/e है, तो यहाँ 1.5e है, यानी लेमडा 1 छोटा है, लेमडा 2 बड़ा है। फिर देखिए लेमडा 3 निकालते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड करा हमने, यहाँ से हमने कंक्लूड करा है कि लेमडा 2 बड़ा है लेमडा 1 से। क्यों, लेमडा 1 आ रहा है 1 2 3 4 5 अपॉन डेल्टा ई, ठीक, ये कितना था 1.5e, और लेमडा 2 कितना आया था 1 2 3 4 5 अपॉन ई, तो पक्का हो गया कि लेमडा 2 बड़ा है। अब लेमडा 3 की बात करते हैं, लेमडा 3 में कितना डिफरेंस है बेटा, 4e और 2e का 2e आ गया, तो लेमडा 3 कितना हो गया 1 2 3 4 5/2e। तो देखिए इसमें रिलेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेमडा 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेमडा 2, इसका मतलब लेमडा 2 कितना हो गया 2 लेमडा 3। अब ऑप्शन तलाश लीजिए, तो लेमडा 2 इक्वल टू 2 लेमडा 3 इसमें है, और लेमडा 1 बड़ा है लेमडा, जबकि लेमडा 2 बड़ा है लेमडा 1 से, ये फेल हो गया। और कहाँ है, ये लेमडा 2 इक्वल टू 2 लेमडा 3, लेकिन लेमडा 2 बड़ा है लेमडा 1 से, तो यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving around the origin with a constant force F pulling towards the origin. A Bohr model is used to describe its motion. The radius of the nth orbit and particle's speed b in the orbit depends on ns. देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ही, क्या फार्मूला है भाई, वेलोसिटी और रेडियस का पूछ रहा है, तो फिर रेडियस का क्या था, पुलिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, कांस्टेंट फोर्स कह रहा है, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, देखो हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, हम लोग करते थे एक फार्मूला लगाते थे, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, क्या बताते थे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, एक फार्मूला ये हम लोग लगाते थे, जेडी इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो ये कह रहा है जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो आर पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए a particle of mass is moving around the origin with constant force pulling it towards the origin, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, इसका नेचर खत्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 1/r⁴, ठीक है, या इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा r का पावर हाफ, r n क्या था, देखिए nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, z/n, इस तरह से रहता है ना, तो फार्मूले हमारा जो फार्मूला था n² वगैरह था, ये सब अब फेल हो जाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्या क्या करते हैं इसमें, फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या होता था, एक होता था बेटा m/r = n/h/2π, जहाँ r रेडियस है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और n बोर ऑर्बिट है,
फिर एक फार्मूला हम लोग क्या करते थे भाई, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स, यहाँ एफ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें बी निकाल लेना है, बी लिमिट करके आर निकाल लेना है। तो बी कितना आएगा यहाँ से, वी आएगा एन एच अपान 2 पाई एम आर, ये यहाँ रख दे रहे हैं भाई। तो एम बी स्क्वायर कितना हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक आर और न छोड़ दीजिएगा, नीचे रखा हुआ है, इक्वल टू कांस्टेंट एफ है, ठीक है। अब देखिए हमें आर ढूंढना बेटा है, यहाँ नीचे एन है नहीं, यहाँ एन स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है, दिख रहा है। देखिए एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, एम स्क्वायर कांस्टेंट, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ एन स्क्वायर है, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब हो चुका है, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एन स्क्वायर अपान आर क्यूब, और एफ क्या था, कांस्टेंट है, तो पूछ रहा आर, यहाँ आर क्यूब है बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू एन का पावर क्या हो जाएगा, 2/3। तो एक ऑप्शन मिलाया जाए हम लोग, कहीं है आर प्लस एन पावर पहले में तो है और किसी में है ही नहीं, तो पहले ऐसा ही हो जाएगा, तो बी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ एन है और यहाँ आर की वैल्यू आप रख देंगे, ठीक। तो 2/3 यहाँ है, n/3 तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्लियर। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। चेक करा दें क्या, चलिए चेक करा देते हैं। तो हमारे एक्सप्रेशन में है बी वाले में, देखो ये रखने जा रहे हैं, बी इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई आर, क्या रखेंगे, वी इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई आर, 2 पाई एम आर था शायद, ठीक। आर की वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनल टू एन को पावर 2/3 आ गया बेटा। अब ये जाएगा ऊपर, तो एक पावर है ऊपर, ये जाकर क्या आ जाएगा, तो बी प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 1 है माइनस 2/3, तो क्या हो गया बेटा, प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 1/3। अब देखो मिला देते हैं ऑप्शन, देखो था ये, इसीलिए पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ये क्वेश्चन रखने का मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि आप फार्मूले पे बिल्कुल बेस ना रहिए, हो सकता है उसके अंदर घुस के पूछ ले, तो कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना है। तो कैसे निकालते हैं, एक तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम का लगाते हैं, बोर्ड पांचलेट में पहला क्या लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम, जिनके लिए इंटीग्रल मल्टीपल है उन्हीं में ये मूव करेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, याद आ रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, बाय कांस्टेंट फोर्स कर दिया, बस दैट्स ऑल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला। नेक्स्ट B1, न्यू1 है, B1 लिखा हुआ है, न्यू1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, न्यू2 कोई दिक्कत नहीं, सब सिंबल ऑप्शन में वही रखे हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है। V2 दिया रखा है, न्यू2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड न्यू3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द बामर सीरीज। तो देखिए सब लिमिट वाले हैं, और लिमिट में भी क्वेश्चन हमने करा था। चलिए शुरू करते हैं, क्या लिमिट के लिए फार्मूला होगा, लिमिट के लिए फार्मूला होगा 1/λ इक्वल टू आर 1/n स्क्वायर, बस ये वाला 0 हो जाएगा, 1/∞। अब लाइमन के लिए n कितना हो जाएगा, 1, तो लाइमन के लिए 1/, क्या कहा है लाइन का, न्यू1, ठीक है। न्यू1 मतलब c/λ, तो c से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, c से मल्टीप्लाई कर दिया, c/λ, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी हो गई, तो न्यू1 कितना हो गया बेटा, RC/1 स्क्वायर, ठीक। न्यू2 कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइमन सीरीज का क्या लिखे भाई, RC 1/1 स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर मतलब कहाँ से जम करेगा, 2 से 1 में आएगा, तो 2 स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3, तो 3RC/4, न्यू2 हो गया। व्हाट अबाउट न्यू3, न्यू3 द लिमिट ऑफ द सीरीज ऑफ बामर सीरीज,
तो न्यू 3 कितना हो जाएगा, बामर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, आर सी बाई 2 स्क्वायर, मतलब आर सी बाई 4। तो देखिए खुद ही आपका एंटीना कैच कर रहा होगा कि आर सी बाई 4 प्लस 3 RC/4 किसके बराबर है, RC/1। इसका मतलब क्या हो गया, RC/4 प्लस 3 RC/4 इक्वल टू कितना हो गया, RC हो गया। और ये देखिए RC लिखा हुआ है। इसका मतलब न्यू 2 प्लस न्यू 3 इक्वल टू न्यू 1। क्या ऑप्शन हो गया, न्यू 2 प्लस न्यू 3 इक्वल टू न्यू 1। ठीक है, तो न्यू 2 प्लस न्यू 3 इक्वल टू न्यू 1। तो ऑप्शन चेक करते हैं भाई। तो न्यू 3 इक्वल टू हो गया न्यू 1 माइनस न्यू 2। देखो घुमा फिरा के दिया है, न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/λ जो फार्मूला होता है सभी सीरीज पे उसको लगाएंगे और इसके बाद चेक करेंगे कि किसी दो का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तीसरे की इक्वल है या मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कोई ना कोई रिलेशन जरूर बना कर देंगे ये लोग। ठीक, जब ये करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a uranium isotope 92-235 krypton is bombarded with a neutron, it generates, ये सिंबल जो लिखा हुआ 235 यूरेनियम है, ठीक है, is bombarded with a neutron, it generates krypton 3689, 3 न्यूट्रॉन्स एंड। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करें हमें मास नंबर को मास नंबर से मैच कर लेना है और एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर से। तो देखिए यूरेनियम आपका 235 और 92, क्या करा हमने, बम्बार्डमेंट कराया न्यूट्रॉन से। तो क्या बन गया बेटा, एक तो दे दिया सर क्रिप्टन 89 और 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन भी बनेंगे। तो अगला क्या बनेगा, जोड़ लीजिए, कितना आसान, 89 प्लस 3, 3 इंटू 1 3, तो 235 माइनस 89 और माइनस 3, तो क्या बचा ये हो गया आपका 92। 92 हटा दीजिए 235 से, तो 235 माइनस 92, तो ये 3 हो गया, यहाँ 3 बचा, 13 हो गया, 4 बचा, यहाँ 143। तो 143 वाला कोई पहले पकड़िए। अच्छा एक न्यूट्रॉन यहाँ भी है, 235 प्लस 1 और करिए, तो 144 आ गया। तो 144 वाला देखिए हम पकड़ लिया, कहाँ है ये, तो बेरियम 144 वाला हो गया। कहिए तो हमें एटॉमिक नंबर से भी चेक करा दें, लेकिन एक ही से जो हो जा रहा है क्या मतलब है, चेक कर लेते, फिर भी आपको आइडिया तो हो जाएगा कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या हो, 92 प्लस 0, यहाँ क्या है 36 प्लस 0, तो कितना हो गया अगले वाले का, बेरियम वाले का क्या आएगा नंबर, बेरियम वाले का आएगा 92 माइनस 36, तो कितना आ गया, 12 में से 6 गए 6 और यहाँ बचा 8 में से 5 56। तो देखिए ये भी चेक करा दिया हमने। तो कौन सा हो गया 56 144, मतलब फर्स्ट ऑप्शन होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A nucleus with mass number 240 breaks into 2 fragments each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is इतना, while that of fragments is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy in the process. देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो यही काम हमें 2 बार करना है। देखिए एक बार हमें जो न्यूक्लियंस मतलब जो रिएक्टेंट है 240 को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक, इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया 240 इंटू 1 न्यूक्लियन कितना है 7.6। अब जो हमारे फ्रैगमेंट बने हैं वो 120 के 2 बने हैं, तो 2 इंटू 120 हो गया और प्रत्येक की कितनी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए बेटा, यही एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है। अगर राइट साइड की एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी और लेफ्ट साइड की एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो कितना आ गया ये 240 कॉमन हो गया, 8.5 माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये घटाएंगे तो 0.9 आएगा बेटा, 240 इंटू 0.9, तो ये हो गया 24 इंटू 9, ये हो गया कितना
216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A nucleus of mass number 189. A nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively. तो देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। क्या होता है कि जो रेडियस निकालते हैं किसी भी न्यूक्लियाई का, वो होता है आर नॉट ए का पावर 1/3। ये क्या है? मास नंबर। आर नॉट क्या है? एक रेफरेंस नंबर है, उसकी वैल्यू आपको याद रहे तो अच्छी बात है। 1.2 फर्मी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वो कांस्टेंट रहता है, रेशियो में कट जाएगा। लेकिन मान लीजिए रेशियो नहीं निकालता पूछता है तब आपको समस्या आ जाएगी, इसलिए हमें फार्मूले में पूरी चीज़ याद रखना चाहिए। आर इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। ये क्या है बेटा? मास नंबर। आर नॉट क्या है? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी मतलब जान ही रहे हैं 1 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो आर निकल आएगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है। अब क्या कर रहा है? डाटा एलिमेंट्स किसमें टूटे? 125 और 60। देखिए कितना बढ़िया डाटा दिया हुआ है। इसका 1/3 निकालना कितना आसान है। तो क्या करें? रेशियो ऑफ टू डाटा एलिमेंट, तो 125 वाले को पहले लिखेंगे, तो R1/R2 इक्वल टू A1/A2 का पावर 1/3। 125/64 का पावर 1/3। 5 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5, और इसका कितना होगा? 4। तो 5:4 यानी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स से, देखिए ये भी जो अभी हमने न्यूट्रॉन वाला करा था, बम्बार्डमेंट करा था, तो मास नंबर को मास नंबर से और एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर से मैच किया था, वही यहाँ भी करना है। तो कि पॉजिट्रॉन दिया हुआ है तो इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऐसे होता है और पॉजिट्रॉन का ऐसे होता है। बस यही खास बात है इसमें, इसलिए ले लिया है। तो देखिए एक्स का निकालना है। ये न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो है, ये आपका इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, तो आपका केवल पॉजिट्रॉन का चार्ज लेना है और एक्स का निकालना है। तो क्या करें? 11 सोडियम 22 इक्वल टू एक्स का निकालना है, ए और जेड हमें निकालना है, और प्लस पॉजिट्रॉन वाला आप लोग को हमने बता दिया +1 E0। इसका कुछ होता नहीं है न्यूट्रिनो का। तो यहाँ से देखिए मिलाइए, इसको बैलेंस करिए। 22 इक्वल टू 22 + 0, तो ए कितना हो गया? 22। फिर देखिए 11 इक्वल टू 1 + 10, तो जेड कितना हो गया? 10। तो कौन सा आ गया? 10 22। कोई है ऑप्शन? है, सेकंड ऑप्शन तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ये इंपॉर्टेंट कभी कोई पूछ लेता है, तो ये सेकंड ऑप्शन याद रखिए, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके कारण ये ज़्यादा देर तक हीट को ऑब्जर्व रखे रहता है या स्टोर रखे रहता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है सर? हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। नेक्स्ट। ओके, तो आज के लिए इतना बेटा। नेक्स्ट सीरीज़ का नेक्स्ट कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।